सन 1947 जब भारत को आज़ादी मिली तो ये जश्न का मौका तो था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। विरासत में हमें सिर्फ आज़ादी नहीं मिली, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जिसकी कमर पूरी तरह टूट चुकी थी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे 200 साल की हुकूमत ने भारत को आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया। तो साल था 1947, करीब 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत का अंत हुआ और भारत आखिरकार आज़ाद हो गया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसका इंतजार न जाने कितनी पीढ़ियों ने किया था। लेकिन इस जश्न के माहौल में एक बहुत कड़वी सच्चाई भी छिपी हुई थी। वो सच्चाई ये थी कि देश की अर्थव्यवस्था, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और आगे का रास्ता कैसा होगा ये किसी को नहीं पता था। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे आज़ादी के उस विरोधाभास की, फिर ब्रिटिश राज का असली मकसद क्या था। इसके बाद देखेंगे कि कैसे हमारे उद्योग और खेती को बदला गया, व्यापार और ट्रेनों के पीछे की असलियत क्या थी, और आखिर में इन सब का एक आम भारतीय की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1947 के उस बड़े पैराडॉक्स की। मतलब एक तरफ तो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके मसाले, जिसके कपड़े, जिसकी कारीगरी की पूरी दुनिया दीवानी थी, वो देश इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी आर्थिक ठहराव के इस अंधेरे में कैसे पहुंच गया? और इस कैसे का जवाब छिपा है ब्रिटिश राज के असली इरादों में। उनकी जो भी नीतियां थीं, उनका इंजन भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि किसी और ही मकसद से चल रहा था। देखिए 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने खुद ये बात साफ साफ कही थी। उन्होंने कहा था, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, अगर हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूरज डूब जाएगा। मतलब इससे साफ हो जाता है कि भारत ब्रिटेन के लिए सिर्फ एक कॉलोनी नहीं था, बल्कि उनके पूरे एम्पायर की नींव था। तो जाहिर है इस नींव को मजबूत रखने के लिए उनकी आर्थिक नीतियां कैसी होंगी? उनका बस एक ही लक्ष्य था, अपने देश ग्रेट ब्रिटेन के आर्थिक हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। भारत का विकास वो भी सिर्फ तब किया गया जब उसमें ब्रिटेन का कोई फायदा हो। उनका प्लान साफ था, भारत को एक सप्लायर बना दो जो उनके उद्योगों को कच्चा माल भेजे और फिर उन्हीं के बने हुए माल को खरीदने वाला एक बहुत बड़ा बाजार भी बना दो। तो सवाल यह है कि ब्रिटेन ने अपना ये मकसद हासिल कैसे किया? उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के जो 2 सबसे बड़े पिलर थे, हमारी इंडस्ट्री और हमारी एग्रीकल्चर, उनकी पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। सोचिए, एक वक्त था जब भारत के हैंडीक्राफ्ट्स जैसे ढाका की मलमल पूरी दुनिया में फेमस थे। भारत को दुनिया का वर्कशॉप कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों की नीतियों ने क्या किया? उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? लाखों कारीगर, लाखों लोग बेरोजगार हो गए और हालत ये हो गई कि भारतीय बाजारों में ही मेड इन इंडिया सामान मिलना मुश्किल हो गया। अच्छा, अब जरा खेती किसानी की बात करते हैं। 17वीं सदी में जो भी यात्री भारत आते थे वो कहते थे कि ये देश तो मिस्र से भी ज्यादा अमीर है। लेकिन ब्रिटिश राज में ये पूरी पिक्चर ही बदल गई। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अजीब सा ठहराव आ गया, सब कुछ रुक सा गया। और ये तब हो रहा था जब देश की 85% आबादी की रोजी रोटी खेती पर ही निर्भर थी। और इस ठहराव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जमींदारी सिस्टम। अब यह सिस्टम क्या था? इसमें होता यह था कि खेती से जो भी फायदा होता वो मेहनत करने वाले किसान को नहीं बल्कि जमींदार को मिलता था। और जमींदारों को किस बात में इंटरेस्ट था? बस लगान वसूलने में। उन्हें जमीन सुधारने या किसान की हालत सुधारने से कोई मतलब नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ? हमारी खेती पिछड़ती ही चली गई। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को तो उन्होंने बदला ही, इसके साथ साथ अंग्रेजों ने भारत के ट्रेड यानी व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। भारत का जो फॉरेन ट्रेड था उसकी तो पूरी शक्ल ही बदल दी गई। मतलब जो भारत पहले फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार माल एक्सपोर्ट करता था, अब वो सिर्फ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जैसे कि कच्चा सिल्क, कॉटन, जूट, ये सब ब्रिटेन भेजने लगा। और बदले में क्या हुआ? ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बनी कपड़े और हल्की पुल्की मशीनें खरीदने के लिए मजबूर हो गया। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत के धन की निकासी।
होता क्या था कि भारत एक्सपोर्ट से कमाई तो खूब कर रहा था, मतलब एक बड़ा एक्सपोर्ट सरप्लस था, लेकिन ये पैसा भारत में वापस ही नहीं आता था। इस पैसे का इस्तेमाल ब्रिटेन अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे चलाने और अपनी जंगों का बिल भरने के लिए करता था। सोच कर देखिए, मेहनत भारत की, रिसोर्स भारत के और सारा फायदा ब्रिटेन का। अच्छा, एक बात अक्सर कही जाती है कि रेलवे जो है वो अंग्रेजों का भारत को सबसे बड़ा तोहफा था। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? देखिए, 1850 में जब रेलवे की शुरुआत हुई तो उसका असली मकसद आम लोगों की सहूलियत नहीं था। उसका मकसद था बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाना और अपनी फौज को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से ले जाना। तो ये सारी जो इकोनॉमिक नीतियां थीं, इनका असर सिर्फ कागजों पर नहीं था। इनकी असली और सबसे भारी कीमत तो भारत के आम लोगों ने चुकाई। तो चलिए अब जरा इस औपनिवेशिक शासन का ह्यूमन कॉस्ट देखते हैं। आज़ादी के वक्त की तस्वीर कुछ ऐसी थी। देश की 72% आबादी खेती पर निर्भर थी। मैन्युफैक्चरिंग में कितने थे? सिर्फ 10% और बाकी सर्विस सेक्टर में। ये आंकड़े ही अपने आप में बता देते हैं कि भारत की इकोनॉमी कितनी पिछड़ी हुई और कितनी असंतुलित थी। और सोशल डेवलपमेंट के जो आंकड़े हैं वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। जरा सोचिए, ओवरऑल लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 16% से भी कम थी और महिलाओं की लिटरेसी तो सिर्फ 7%। मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी को शिक्षा के उजाले से दूर रखा गया। पब्लिक हेल्थ की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे 1 साल के भी नहीं हो पाते थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त के अनगिनत परिवारों का दर्द है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक औसत भारतीय के कितने साल जीने की उम्मीद थी? सिर्फ 32 साल। आज ये आंकड़ा लगभग 70 साल के करीब है। ये जो फर्क है ना, यही उस दौर की गरीबी, भुखमरी और लाचारी की पूरी कहानी कह देता है। तो इन सबको अगर हम समेटें तो 1947 में आज़ाद भारत को विरासत में क्या मिला? एक ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग थे और पैदावार बहुत कम। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे मॉडर्नाइजेशन और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। एक ऐसा फॉरेन ट्रेड जो सिर्फ ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था। और इन सबके ऊपर हर तरफ फैली हुई भयानक गरीबी और बेरोजगारी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस विरासत के साथ एक नया आज़ाद भारत अपनी शुरुआत आखिर करता तो कहां से करता?